हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किड्स कोचिंग क्लासेस। तो आज हम ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि आपकी है क्लास 9 की फिजिक्स का चैप्टर 3 है ग्रेविटेशन। तो इसमें हम देखेंगे ग्रेविटेशन होता क्या है, कैसे ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट करता है बॉडी पर, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने आपके लिए इसमें एक थ्योरी और कुछ कैलकुलेशंस और फॉर्मूलाज, इन सभी को मैंने कंबाइन करके ये वीडियो बनाई हुई है। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ग्रेविटेशन क्या होता है। तो इसमें लिखा हुआ है जैसे कि अ फोर्स इज नेसेसरी टू प्रोड्यूस मोशन इन अ बॉडी। तो ग्रेविटेशन क्या है? एक्चुअली ग्रेविटेशन एक आपका एक फोर्स है जो कि बॉडी के अंदर एक मोशन क्रिएट करता है। जो भी बॉडी के अंदर जो मोशंस क्रिएट हो रहे हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी फोर्स के थ्रू हो रहे हैं, तो उसमें से एक फोर्स हमारा कौन सा एक्ट कर रहा होता है? ग्रेविटेशन फोर्स। तो ग्रेविटेशन फोर्स क्या है कि ये प्रोड्यूस करता है मोशन किसके अंदर? बॉडी के अंदर। फिर क्या कह रहा है, इसने एक एग्जांपल लिया है यहाँ पे, जैसे कि अ स्टोन ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ because the earth exert a force of attraction on the stone and pull it down। क्या हुआ कि हमने एक स्टोन को ऊपर से ड्रॉप किया, एक हाइट से हमने उसको ड्रॉप किया, और ड्रॉप करने पर हमें क्या पता चलता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है स्टोन के ऊपर वो एक्टिवेट हो गया। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के एक्टिवेट होने से क्या हुआ, जो आपका जो स्टोन है वो अर्थ की तरफ जल्दी से मूव होने लगा। उसकी जो बॉडी के अंदर जो मोशन था और स्टोन के अंदर जो मोशन था वो थोड़ा और तेजी से होने लगा। तो ये सारी चीजें किसने नोटिस की थी? ये सारी चीजें नोटिस की थी हमारे ग्रेट साइंटिस्ट आइजैक न्यूटन ने। तो ये न्यूटन सर थे, इन्होंने ये पूरा ये ग्रेविटेशन के बारे में इन्होंने कलेक्ट किया हुआ था कि क्या हुआ था। एक बार पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और ऊपर से एक एप्पल आके गिर गया। अब इनके दिमाग में घूम गई बात कि ये एप्पल गिरा तो गिरा कैसे और जमीन पर ही क्यों गिरा, ये है ना। तो इस तरीके से इन्होंने फिर ये ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में थ्योरी अपनी डेवलप की। तो इन्होंने एक चीज बताई कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट। तो इनके कहने के अनुसार क्या हुआ कि इस यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं और एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। तो ग्रेविटेशन में क्या होता है कि जो हमारी धरती है ये कहीं ना कहीं हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, अपने सेंटर की तरफ। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे देखते हैं इसमें हम। तो फ्रेंड आगे देखते हैं कि जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ अट्रैक्शन था उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ। देखिए, जो बॉडी का जो मास था, इसमें क्या हमने क्या कंसीडर किया है, जो ग्रेविटेशन होता है वो बॉडी के मास पे फोकस करता है। जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा अट्रैक्शन होगा, जितना कम मास होगा उतना कम अट्रैक्शन होगा। तो यहाँ से एक लाइन निकल के आती है क्या कि द मास ऑफ द बॉडी इज ऑलवेज इज स्मॉल देन द ग्रेविटेशन फोर्स इज स्मॉल। अगर मास बॉडी का स्मॉल होगा तो उस पर लगने वाला ग्रेविटेशन फोर्स भी आपका कैसा होगा? स्मॉल। इफ एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज बिगर देन ग्रेविटेशन फोर्स इज आल्सो बिगर। अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट, जैसे कि किसी दो पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है ना, तो अगर इनमें से कोई भी एक पार्टिकल बड़ा हो जाएगा तो उसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा वो ज्यादा लगेगा, और छोटे पार्टिकल होंगे तो उनमें आपको ग्रेविटेशन फोर्स देखने को बहुत कम मिलेगा। ठीक है ना। The gravitational force of gravity is always a force of attraction between two bodies। तो यहाँ से क्या निकल के आया कि कंक्लूड हमने कर लिया क्या कि जो ग्रेविटेशन फोर्स और जो ग्रेविटी है वो क्या है, हमेशा एक फोर्स रहा है किसके बीच में? दो बॉडीज के अट्रैक्शन के बीच में। तो यहाँ से ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि जब दो बॉडी आपस में अट्रैक्ट करती हैं तो उनके बीच में एक फोर्स जनरेट होता है जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो किस पर डिपेंड करता है जी? मास पर डिपेंड करता है। अगर मास छोटा होगा, कम होगा तो अट्रैक्शन फोर्स भी आपका कम लगेगा, और अगर मास ज्यादा है तो ज्यादा लगेगा।
तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। आगे देखते हैं। तो अब देख लेते हैं हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है ये देख लेते हैं कि जो हमारा यूनिवर्स है उसके अंदर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो किस तरीके से लग रहा है, इसको आज हम नोटिस कर लेते हैं। देखिए, ये मैंने आपके लिए दो बॉडी ले ली है या फिर कोई ऑब्जेक्ट भी मान लें आप, ठीक है ना। कोई दो ऑब्जेक्ट है, एक का मास m1 लिया है मैंने और दूसरे का m2 लिया है। अब इसमें मैंने क्या किया है कि इस मास के सेंटर, इस बॉडी के जो मास है उसका सेंटर लिया मैंने यहाँ से, सेम इसमें लिया मैंने इसके सेंटर। इसके सेंटर से m1 के सेंटर से m2 के सेंटर तक की डिस्टेंस को मैंने क्या मान लिया यहाँ पे r, ठीक है। अब ये इन दोनों बॉडीज में हमें ग्रेविटेशन फोर्स को पता करना है कि कैसे क्या लगेगा। तो देखिए, मैंने आपको अभी बताया था कि जो फोर्स होता है ग्रेविटेशन को किस पे डिपेंड करता है, उसके मास पे। तो दोनों का मास दिया हुआ है m1 और m2। तो ये फोर्स क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, उसके मास के। तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, इसको मैंने इक्वेशन 1 दे दिया। बात करते हैं आप r की, डिस्टेंस की इसकी। तो डिस्टेंस क्या कहती है कि जो दो बॉडी हैं इनके सेंटर से हम डिस्टेंस लेते हैं तो डिस्टेंस का स्क्वायर हो जाती है। डिस्टेंस का क्या हो जाती है, स्क्वायर। तो जिसके होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जो उसकी डिस्टेंस होती है वो उसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो फोर्स डायरेक्टली वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो ये इक्वेशन हमारी 2 हो गई। अब जब मैं इन दोनों इक्वेशंस को एड अप करूंगा एक साथ, मैंने जब लिखा तो क्या निकल के आया, जो फोर्स है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2/r², ठीक है। अब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाना है तो इसको उठा के मैंने क्या लगा दिया, हमारा यहाँ g। तो यहाँ पे g है जो मेरा, वो क्या है, मेरा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या फिर ग्रेविटेशन कांस्टेंट, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे इसकी हमें ऐसा यूनिट, ठीक है, और इसकी g की वैल्यू ये देखनी है। तो देखिए, जब हम g की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे कि यहाँ पे जो मेरे मास है इन दोनों को मैं क्या मान लेता हूँ 1 kg, ठीक है ना। 1 kg के मेरे मास है और 1 की मेरी डिस्टेंस हो गई 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, जब मैंने इसमें वैल्यू पुट कर दी तो यहाँ से मेरा क्या निकल के आया कि F इक्वल टू मेरा क्या हो गया, G हो गया। F इक्वल टू G निकल के आ गया। तो इससे क्या निकल के आया, जो फोर्स है वो ग्रेविटेशन फोर्स के बराबर लगा। तो ग्रेविटेशन फोर्स की वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब आप कह रहे होगे सर चलो ये बात तो समझ में आ गई कि इसकी वैल्यू ये होती है, लेकिन ये चीज़ कैसे निकल के आई, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो देखिए, जब मैं इसको यहाँ ऐसे लिखूंगा कि मैं इसको जी के टर्म में लिखूंगा तो F/r² और ये m1 m2 इसके नीचे आ गए और जी के इक्वल हो गया, ठीक है। तो देखिए, फोर्स होता है हमारा न्यूटन और रेडियस को मैंने क्या लिखा, मीटर। तो ये मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर, अब ये देखो मास केजी में और ये भी केजी स्क्वायर। इस तरीके से न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, इफ वी डबल द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज ग्रेविटेशन फोर्स बिकम 1/4। अगर इन दोनों की डिस्टेंस को हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया, तो इन पे लगने वाला जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो कितना रह जाएगा, इनका 1/4, ठीक है। और यदि इनकी डिस्टेंस को मैंने हाफ कर दिया तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो 4 टाइम्स ज्यादा लगेगा, ठीक है फ्रेंड्स। और एक चीज और हमें नोट करनी है कि जो ग्रेविटेशन है हमारा कैसी क्वांटिटी है, हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। तो फ्रेंड्स आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे की वीडियो में हम आगे का इसका कंटिन्यू करेंगे। जब तक के लिए आप इसी के ऊपर अपने क्वेश्चंस को ट्राई करिए और बाद में न्यूमेरिकल्स मैं भी करवाऊंगा। थैंक यू।